ज़्यादातर जो 9mm की गोली होती है वो जहाँ पे घुसती है वो उधर ही रह जाती है अंदर बॉडी के अंदर, जिस वजह से वो स्टॉप करती है इंसान को, जो अटैकर है या जो भी। अब वो जो बंदा है जो गिरा है, जो हम देख रहे हैं वीडियो में, वो उस साइड पे गिरा है जिस साइड पे वो भाग रहा है, और वहीं पे फायर की आवाज़ भी आ रही है, और उस बंदे को गोली लगी है सामने से, और वो उधर ही गिरा है। अगर गार्ड ने फायर किया होता तो गार्ड की तरफ से फिर उसको पीछे से गोली लगती। जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं डिफरेंट जगहों से, कोई कह रहे हैं कि जी 30 बोर था, मिसाल के तौर पे वो 7.62 जो मेंशन करते हैं तो वो बेसिकली 30 बोर को ही कहा जाता है पिस्टल्स में। जो शेल्स वहाँ पे मिले होंगे वो उनसे किसी ने अंदाज़ा लगाया होगा कि जी ये वाला कैलिबर भी यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पर 9mm के भी शेल्स मिले हैं। जो कैलिबर की मेजरमेंट होती है उसके लिए दो किस्म के टूल्स यूज़ होते हैं, एक होती है मिलीमीटर्स में और एक होता है इंचेस में। जो नॉर्मली हमारी नज़र में और हमारे सुनने में जो गुज़रता है वो है कि जी इतने mm का पिस्टल था या इतने बोर की राइफ़ल थी, जो बेसिकली वो बैरल के बोर को और एमुनिशन का जो डायमीटर होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। जो वीडियो भी मैंने देखी है यहाँ पे, उसमें भी जब हम इसको थोड़ा सा डीपली सर्च करते हैं और उसके साथ उसकी जो कंपैरिजन मैंने करवाए हैं, ग्लॉक 26 की जहाँ तक आती है बात, बीच में मेंशन किया गया कि जी ग्लॉक 26 है, तो ग्लॉक 26 एक बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का एक छोटा सा पिस्टल है। मेरा नहीं ख्याल कि ग्लॉक 26 अगर ओरिजिनल हो तो उसमें रैपिड फायर किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन जो वीडियोस में मुझे नज़र आया है वो ग्लॉक 26 नहीं था। मेरी अपनी अजम्पशन ये है कि एक ज़िगाना एक पिस्टल है, टर्किश पिस्टल है, उसका रेप्लिका बनता है पाकिस्तान में जिसमें रैपिड फायर भी होता है, और वो जो उसकी वाइट बैरल निकली हुई और जो उसको लड़का जब उससे छीन रहा है, मुझे उसमें ग्लॉक 26 नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि शायद ये ज़िगाना ही था। पिस्टल सारे खरीदिया सी मैं किन्ने दा 20,000 का कितों वज़ीराबाद ये 20,000 रुपये में बिल्कुल ऑफ द शेल्फ आपको बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं कि जो मिल जाते हैं पाकिस्तान के बने हुए। और इसी तरह से सिमिलरली 9mm की जो बात आती है तो उसमें जो ऑफ द शेल्फ आपको मार्केट में मिल जाएंगे पिस्टल्स, वो रेप्लिकाज होंगे। बाकी जो दुनिया के पिस्टल्स बनते हैं उसमें वो भी तकरीबन कोई 15-20 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं, 25-30 मैक्सिमम। जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि 20,000 में उसको ग्लॉक 26 तो नहीं मिलेगा, 20,000 में ज़िगाना मिल सकता है पाकिस्तानी बना हुआ जिसमें रैपिड फायर भी हो। अगर गार्ड की तरफ से इसमें होता तो मेरा ख्याल है कि शायद चूँकि वो बहुत ही क्लोज रेंज पे थे, तो जो बड़े कैलिबर्स होते हैं, चूँकि उनके पास तो गन्स हैं ना, राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, जो बड़े कैलिबर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये होता है कि एंट्री वूंड जो है वो छोटा होता है और एग्जिट वूंड जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो जब बॉडी के अंदर से गोली मिसाल के तौर पे अगर वो यहाँ से गुजरती है तो इधर जो है वो छोटा सा सुराख होगा, लेकिन पीछे वाले हिस्से में वो तकरीबन इतना बड़ा सुराख हो चुका होगा। ज़्यादातर जो 9mm की गोली होती है वो जहाँ पे घुसती है वो उधर ही रह जाती है अंदर बॉडी के अंदर, जिस वजह से वो स्टॉप करती है इंसान को, जो अटैकर है या जो भी। अब वो जो बंदा है जो गिरा है, जो हम देख रहे हैं वीडियो में, वो उस साइड पे गिरा है जिस साइड पे वो भाग रहा है, और वहीं पे फायर की आवाज़ भी आ रही है, और उस बंदे को गोली लगी है सामने से, और वो उधर ही गिरा है। अगर गार्ड ने फायर किया होता तो गार्ड की तरफ से फिर उसको पीछे से गोली लगती। तो पिछले वाला हिस्सा तो उसका बिल्कुल ठीक था, और वो जिस तरह सामने की तरफ लपकता है वो वहीं पे गिर जाता है। जो मेरी अजम्पशन है, जो परसेप्शन डेवलप होती है आपकी ओवर द ईयर्स, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसको पीछे से गोली लगी होगी। अच्छा, 9mm जो है उसमें पेनिट्रेशन पावर होती है, ज़ाहिर है, एक उसकी अपनी पावर तो है। अब उसकी शैटर होने में फिर उसके डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं कि जो लगते हैं। मिसाल के तौर पे फैसल जावेद के चेहरे पे जो लगा है, ये हो सकता है कि वो जो बुलेट जाके लगी, क्योंकि वो स्टील शीट थी आगे, अब वो शीट कितनी थिक थी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली लग रहा है हमें कोई 18-20 गेज की, वो जो आजकल चादरें हमें मिलती हैं उस तरह का उन्होंने आगे उसको कवर करने की कोशिश की है। जब उसमें ये लगा होगा तो ये शटर हुआ होगा। अब वो जितने भी एंट्री वूंड्स हैं उसमें जितने ज़्यादा होंगे, उसका मतलब ये है कि वो रैपिड फायर में बहुत ज़्यादा उसके पार्टिकल्स बने। 6 गोलियां लगी हैं, 6 में से अगर हर एक गोली के
4-4, 5-5 टुकड़े भी अगर बन गए हैं आगे जाके, तो वो डिफरेंट जगहों पे लोगों को लगे होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 9 mm के अंदर ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है। 30 बोर अगर होता तो 30 बोर चूँकि वो पेनिट्रेट करता है बहुत ज़्यादा, उसकी एक तो जो जैकेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और फिर ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि बुलेट कौन सी थी, बनी हुई कहाँ की थी। अगर तो वो लोकल थी, लोकल भी हाई प्रेशर राउंड्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो कवर होता है फुल मेटल जैकेट भी अगर उनका है तो वो भी इतना कोई स्ट्रांग मेटल नहीं होता, वो ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो ज़्यादा शटर करता है। अगर इसमें हम कहते हैं कि जी जो गोली जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है, वो सिर्फ वो वाली कर सकती है जिसका स्टील कोर हो, तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें ये FMJ यूज़ हुआ है, और जिसके अंदर लेड था, ऊपर उसके वो जैकेट था, उसकी भी छोटी छोटी पतरियाँ बन जाती हैं जब वो शटर होता है, और जिस चीज़ पे लगा है चूँकि वो भी मेटल की शीट थी तो उसकी भी छोटी छोटी टुकड़ियाँ बन सकती हैं, और वो चूँकि रैपिड फायर था तो इसमें वो मल्टीपल पार्टिकल्स बन के जिस चीज़ को भी लगे हैं वो मल्टीपल पेनिट्रेशंस हुई। पिस्टल्स में चूँकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो चलती रही है हमेशा से, तो कुछ एरियाज़ ऐसे थे कि जहाँ पे थोड़ी सी वॉल थिकनेस या इस तरह की जो रुकावटें होती हैं बीच में वो थोड़ी ज़्यादा होती थी, तो उन जगहों पर 7.62 या 30 बोर जो है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। ये थोड़ी सी ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाता था, और ये चूँकि हाई स्पीड हाई प्रेशर बुलेट होती है तो ये जल्दी बॉडी में से दूसरी तरफ निकल जाती थी। तो उसको फिर रोकने के लिए इन्होंने एक और कैलिबर इंट्रोड्यूस किया जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया गया, वो था 44 and 45। फिर उसके बाद इजरायली जो है उन्होंने 50 कैलिबर का पिस्टल इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ये सारे वो हैवी बोर्स हैं कि जिनको उठाना और पिस्टल के तौर पे एक हाथ से यूज़ करना इज़ नॉट दैट ईजी, इतना कन्वीनियंट नहीं होता। सो फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके ऊपर रिसर्च भी होती रही, तो इवेंचुअली 9 mm एक ऐसा कैलिबर आया कि जो 30 कैलिबर से थोड़ा सा कम प्रेशर था, और 50 बोर या 45 mm या जो भी उसको आप दे दें, जो हाई कैलिबर बड़े कैलिबर जो थे उनके बिग बोर, उनमें से थोड़ा सा इसका ज़्यादा प्रेशर था। और ये चूँकि मिड रेंज में आता था तो इसको तकरीबन पूरी दुनिया में जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल हैं, या जो भी शूटिंग के लिए जिन लोगों का है, कुछ स्पोर्ट्स करते हैं या वैसे अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स के लिए करते हैं, उन सब के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फेवरेट होना शुरू हो गया। और उस वक्त से लेके अभी तक 9 mm एक ऐसा कैलिबर है कि जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक पिस्टल की शूटिंग की बात है, तो पिस्टल शूटिंग जो है वो कोई इतनी आसान चीज़ है नहीं वैसे। पिस्टल शूटिंग एक थोड़ा सा मुश्किल है। राइफ़ल चूँकि आप दोनों हाथों के साथ उसको होल्ड कर रहे होते हैं, उसमें आपका शोल्डर सपोर्ट होता है, एक आपने उसको रिस्ट के साथ उसको होल्ड किया हुआ है, दूसरी रिस्ट के साथ उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपने अपने शोल्डर और दोनों हाथों के साथ मजबूती से पकड़ा हुआ है, उसके लिए भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन पिस्टल शूटिंग चूँकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, वो या तो 2 हाथ के साथ कर रहा होगा या 1 हाथ के साथ कर रहा होगा। अगर वो 1 हाथ के साथ कर रहा है या 2 हाथ के साथ कर रहा है, तो उसमें उसकी पूरी की पूरी जो पावर है उसकी गन की, उसको वो 1 हाथ से या 2 हाथ से कंट्रोल कर रहा है। ये इतना आसान है नहीं। तो हवाई फायरिंग में चलें, आप एक बच्चे को भी बेशक पकड़ा दें तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा, इधर उधर हिल भी गया तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप जब कहते हैं कि जी टारगेट शूट करना है, तो टारगेट शूटिंग इज़ नॉट ईजी विद द पिस्टल। तो पिस्टल शूटिंग लाजमी उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए, और उस ट्रेनिंग के बगैर आप सीधा निशाना नहीं लगा सकते किसी भी चीज़ का। दूसरा, जो पहले 5-6 फायर हुए हैं रैपिड में, और उसके बाद 2 फायर हुए हैं सिंगल, तो वो जो 2 फायर हुए हैं वो प्रॉब्ली जब उससे वो छीन रहे थे तो उस टाइम पे कुछ हुआ होगा। लेकिन जो ओवरऑल जो मुझे मूवमेंट और उसका जो पिस्टल चलाने का जो स्टांस और वो जो पूरी सिचुएशन जो है, उसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई नॉविस है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई आम बंदा है जिसने खामखा पिस्टल उठाई और जाके चलाना शुरू कर दी। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग से होके गुजरा हुआ है ये। जो रैपिड फायर हुआ है वो चूँकि हमने उसका कंपैरिजन किया है थोड़ा सा, तो कंटेनर के ऊपर जहाँ पे ये लोग खड़े हैं और जहाँ से जिस बंदे ने शूट किया है, दैट इज़ लाइक अराउंड 25-26 मीटर्स। अगर तो ये पाकिस्तानी बना हुआ वेपन था तो फिर इसमें 2 ऑप्शंस होंगी। इस बंदे ने पहले रैपिड फायर किया, रैपिड फायर के बाद इसने फिर सिलेक्ट किया है सेमी ऑटो पे।
ये एक ऑप्शन हो सकती है कि जिसके बाद 2 फायर जो हैं वो सिंगल हुए, क्योंकि अगर वो रैपिड पे ही रहता तो वो सिंगल शॉट्स नहीं हो सकते थे, फिर उसको बर्स्ट ही करता। या फिर ये इतना एक्सपर्ट था कि इसने एक मैगज़ीन इसका जो था वो उसने खाली किया है जो वो था रैपिड फायर वाला था, और इसने दूसरा मैगज़ीन इस दौरान ही लोड कर दिया अपने उस भागम दौड़ में या खींचातानी में कि जिसमें सेमी ऑटो था उसका वो सिंगल शॉट्स कर रहा था। तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं इसमें। हमारे कराची में ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें कोई भी लाइसेंस्ड वेपन नहीं इस्तेमाल होता। लाहौर में या किसी भी जगह पे कहीं पे भी जो क्राइम से रिलेटेड जितना भी वेपन है वो सारे का सारा अनलाइसेंस्ड है, और उसमें ज़्यादा जो चीज़ें चूँकि बन रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, पंजाब में भी हैं फैक्ट्रीज़ लेकिन KP में काफ़ी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें हमेशा वो पाबंदी लगा देते हैं लाइसेंस के ऊपर और लाइसेंस होल्डर्स के ऊपर। लाइसेंस होल्डर क्यों अपने आप को किसी गलत चीज़ में फंसाएगा जिसका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है और सारी अथॉरिटीज़ के पास है। तो वो उसकी जो एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसको वो इग्नोर करते हैं वो होता है इलीगल वेपन। स्ट्रीट क्राइम्स की जहाँ तक बात है, ये 18वीं तरमीम हो गई या बाकी भी जितने लॉज के अंदर इम्प्रूवमेंट्स या अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बाद भी लाइसेंसेस कैंसिल हुए, जो इम्पोर्टर्स थे उनके लाइसेंस कैंसिल हुए, ओनर्स के लाइसेंस कैंसिल हुए, फिर उनको रिव्यू किया गया, फिर उनको री इशू किया गया, इन्वेस्टिगेशंस के बाद सारा कुछ किया गया। जो क्राइम हो रहा है वो तो लाइसेंस वेपन के साथ हो ही नहीं रहा। जो दूसरा बंदा है जिसने क्राइम करना है वो आपके रिकॉर्ड में ही नहीं। तो जब आपके हाथ में एक बंदा नहीं आ रहा, उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो उस पर आप क्या पाबंदी लगाएंगे? जब तक आप इस चीज़ को रिव्यू नहीं करेंगे आपका स्ट्रीट क्राइम और आपका ये जो नॉर्मल जो क्राइम रेट है ये बढ़ता ही जाएगा।